मातरम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बात करेंगे देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर। हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर उनसे अपडेट लेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बात करें, बजट सत्र जारी है उत्तराखंड का। ऐसे में कल की बात करें, मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ आज के राजनीतिक घटनाक्रम जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से जब बजट जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने कहा कि ये रोजगार परक जो है हमने बजट जो है वो रखा और पिछले साल के मुकाबले इस बार 10% जो है वो बजट को बढ़ाया गया है। 1,11,000 करोड़ का बजट जिस तरीके से सरकार ने पेश किया है। और आज सदन के अंदर जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा होनी है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सदन के बाहर की अगर बात की जाए तो 10 किलोमीटर पहले ही जो विधानसभा परिसर से 10 किलोमीटर पहला कांग्रेस का आज प्रोटेस्ट है। और आप देखेंगे कि यहां पर तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहां पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। वो जो जिस तरीके से वो लगातार सरकार से जो लगातार जो सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, गैरसैंण में जिस तरीके से स्थायी राजधानी की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। और यहां पर आप देखेंगे कि भराड़ीसैंण जहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले ही आज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग यहां पर पुलिस के द्वारा लगाई गई है। धक्का मुक्की जो है पुलिस के साथ जो है वो देखने को मिल रही है। और यहां पर वाटर कैनन का प्रयोग भी बीच बीच में पुलिस के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है वो यहां से हटाने की कोशिश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफी लंबा जाम जो है वो पीछे लग गया है। और ऐसे में काफी यहाँ के आम लोगों को, कई लोग जो हैं जिस तरीके से जो भराड़ीसैंण विधानसभा जाने वाले जो अधिकारी हैं वो भी काफी पीछे जो है वो रुके हुए हैं जाम के कारण। आप देखेंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर रोका गया है। कल जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, तो लेकिन उनको जिस तरीके से भराड़ीसैंण विधानसभा से 4 किलोमीटर पहले रोका गया था, लेकिन कल जिस तरीके से ये देखा गया कि कई कार्यकर्ता चकमा देकर भराड़ीसैंण पहुंच चुके थे, उसके बाद यहाँ पर जो है आज देखेंगे तो तमाम कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है उनको 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग को हटाने के बाद जो है यहाँ से सीधे जो है कार्यकर्ता आगे के लिए जो है वो जा रहे हैं। और आगे भी पूरी सुरक्षा जो है वो रखी गई है, वहां पर पूरी बैरिकेडिंग वहां पर भी लगाई गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि काफी हंगामेदार जो है ये बजट रहने वाला है। आज जिस तरीके से विधेयक भी पास होने हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रश्नकाल चलना है, तो वहां पर भी कई सारे सवाल जवाब होने हैं। साथ साथ जिस तरीके से जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा होनी है। और जिस तरीके से समय अवधि काफी कम है उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है वो सवाल उठा रही है और उसको लेकर आज जो है वो प्रोटेस्ट करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से आपने तस्वीरें साझा की हैं, तस्वीरें आपकी तरफ से दिखाई गई है, कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन ये जारी है, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी देखी गई। लेकिन अगर बात करें सदन के अंदर की, तो विधानसभा में जाहिर सी बात है आज बजट को लेकर हंगामा साफ तौर पर देखा जाएगा। और प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर पानी की बौछारें देखी गई है, तो ये आग में घी डालने का काम जरूर ये कृत्य कर सकता है। क्योंकि लगातार एक तो पहले से यूकेडी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। और आज जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, तो सदन के पटल पर हंगामा जो है 100% आज देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से कल भी काफी हंगामेदार रहा, क्योंकि राज्यपाल का भाषण जब शुरू हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस ने जिस तरीके से सदन के अंदर विरोध किया था। और उसके बाद ये देखा गया था कि बाहर भी प्रोटेस्ट करते हुए वो नजर आए थे। जिस तरीके से नियमावली का हवाला उन्होंने दिया, साथ ही साथ जिस तरीके से ये कहा गया कि जिस तरीके से जो दिन निर्धारित किए गए हैं वो सही तरीके से जो है वहां पर जो बजट है समय अवधि जो है काफी कम है, उसको लेकर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, जानने की कोशिश करेंगे, आज प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है, क्या कुछ मकसद कांग्रेस का है, क्या कुछ मुद्दे हैं कांग्रेस के?
देखिए, जो भाजपा की तानाशाही है आज वो पूरे प्रदेश में जनता देख रही है। सारे राज्य के अंदर मातृशक्ति का जो अपमान हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, एक साल के अंदर 1209 बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं। हर महीने 3 बच्चे यहाँ से गायब हो जा रहे हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि कानून व्यवस्था शून्य के स्थान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किस तरह से गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, और जो बजट आया है वो पूरी तरह से जन विरोधी है। आप ये बता दीजिए कि कहाँ पे उसमें जो है गरीब आदमी के हितों के लिए कोई कदम उठाया गया है। तो कांग्रेस आज सड़कों पर है, हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गांधीवादी सत्याग्रह हो रहा है। मुझे अफसोस है कि हम लोगों को विधानसभा तक जाने नहीं दिया जा रहा। ये बहुत गलत बात है। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपना काम करने का अवसर देना चाहिए, और बाकी तो हम तैयार हैं, हमें जेल भेजना भेज दीजिए। क्या 27 को लेकर यह पूरी रणनीति किस तरीके से कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस तो जो भी हासिल करेगी संघर्ष के माध्यम से हासिल करेगी, बाकी तो जनता को फैसला करना है, और जनता तो सड़कों पर ही है। अभी कांग्रेस ने रैली की थी, गोदियाल जी और हरीश रावत जी और हरक सिंह जी और हम सब के साथ, तो वहाँ हजारों लोग आए थे। तो जनता तो इसके लिए तैयार है, और भाजपा को जाना होगा। ये जो 2027 का चुनाव होगा, इसमें भाजपा की विदाई तय है। जिस तरीके से बजट की अवधि काफी कम है, उसको लेकर सदन के अंदर आपके विधायक भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं, और आज किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, ये तो केवल जो बजट का सत्र है तो खाली रस्म अदायगी है। ये कम से कम 1 महीने का बजट होना चाहिए। हमारे विपक्ष के नेता ने जो इसकी कार्यक्रम समिति की बैठक थी उसमें रखा था, लेकिन भाजपा ना तो सड़क पर जनता का सामना करने को तैयार है, ना ही विधानसभा में लोगों के सवालों का जवाब देने को तैयार है। देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार कर रही है। उनका ये कहना है कि जो तमाम मूलभूत मुद्दे हैं प्रदेश के, उन मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस सड़कों पर है। जिस तरीके से जो राज्य सरकार बिल्कुल की हंगामेदार ये सत्र जो है वो रहता नजर आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आज किस तरीके का माहौल उत्तराखंड विधानसभा में देखने को मिलेगा। बने रहिए उपेंद्र आप हमारे साथ श्रीनगर से अजहर जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से ईशा हमारे साथ जुड़ चुकी है, और साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ईशा, चंडीगढ़ आते हुए आपके पास आना चाहेंगे। चंडीगढ़ की आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं? देखिए, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इस वक्त वो पश्चिम बंगाल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 5 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली भी वहां पर करने वाले हैं। जिस तरीके से असम हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग कभी भी इन राज्यों के चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली का आयोजन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें, इस वक्त देखिए पंजाब विधानसभा का बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और जो आम आदमी पार्टी के प्रधान है और कैबिनेट मंत्री है अमन अरोड़ा, दोनों के बीच तल्ख जो टिप्पणियां हैं वो देखने को मिली विधानसभा के भीतर, जिसके चलते जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को एडजर्न कर दिया था। दोबारा से कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर देखिए आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बजट में आप सरकार ने घोषणा की है महिलाओं को लेकर, उन्हें आर्थिक सहायता देने की जो घोषणा है इस बजट में लाई गई थी। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये घोषणा की गई कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और जो अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए दिया जाएगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। प्रति माह ये जो आर्थिक सहायता राशि है इसको देने का ऐलान यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर आप सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रताप सिंह बाजवा नेता। ठीक है ईशा, वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार श्रीनगर चलकर अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, आज क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? अगर हम बात करें लगातार कि जिस तरीके से जो है 7th जो राइजिंग डे है सीआरपीएफ के हवाले से लगातार हम देख रहे हैं कि सीआरपीएफ की ओर से जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में काफी सारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हम थोड़े से मैं यहाँ पे दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ और अपना फ्रेम जो है थोड़ा सा वाइड करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये पीर पंचाल का एरिया है। आप देख सकते हैं कि यही वो पीर पंचाल एरिया है जहाँ पे भारतीय सेना जो है दिन रात यहाँ पे
जो है देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे जो टोपोग्राफी है इस इलाके की, और इस इलाके में आप देख सकते हैं कि ठीक तरीके से कि किस तरीके का और किस प्रकार की यहाँ पे टोपोग्राफी हालांकि पड़ रही है। गर्मियों का आगाज स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच अभी भी जो है बर्फ और बाकी चीजें जो है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सीआरपीएफ की ओर से फ्री मेडिकल कैंप जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम तर जितने भी महिलाएं हैं, स्थानीय लोग हैं, और उनके साथ साथ जो खासी तादाद जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जो है एक शिविर लगाया गया है, मेडिकल कैंप का एक शिविर लगाया गया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भारतीय जो है बिल्कुल अजहर, वापस लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ। एक बार लखनऊ से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, बात करें तो आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। 12 से ज्यादा प्रस्तावों को लेकर बात हो रही है कि आज उन पर मोहर लग जाएंगी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रगति, यहाँ पे लोक भवन में आज योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद की बैठक में वो सम्मिलित हुए हैं और बैठक इस समय चल रही है। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग में होगी। 27 प्रस्ताव रखे गए हैं। अब किन किन प्रस्तावों पे मुहर लगती है ये देखना होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उसमें आवास से संबंधित हैं, औद्योगिक विकास से संबंधित हैं, अवस्थापना से संबंधित है, धार्मिक पर्यटन को लेकर के ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पे मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा हम लखनऊ की बात कर लें तो वाराणसी से चले स्वामी अमृतोत्सवानंद लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और जिस तरह की फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए एनओसी को लेकर वो प्रक्रिया उनकी पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में एक संशय बना हुआ है कि अगर एलडीए की तरफ से, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति अगर नहीं मिलती है, एनओसी नहीं मिलती है, तो क्या वो लखनऊ पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा हम मोहनलालगंज की बात कर लें तो वहाँ पे डबल मर्डर से सनसनी बनी हुई है। अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि बाप और बेटे का हत्यारा कौन है। तो एक तरह से एक के बाद एक लखनऊ में कई ऐसे मर्डर देखने को मिले। उसी कड़ी में मोहनलालगंज की भी ये घटना देखने को मिली है जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा हम बात कर लें राजनीतिक गलियारे की, तो स्वामी अमृतोत्सवानंद के आगमन को लेकर कांग्रेस और सपा ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जिस तरह वाराणसी में बार बार स्वामी अमृतोत्सवानंद से मुलाकात कर रहे थे, अखिलेश यादव की जिस तरह से वार्ताएं हो रही हैं उसको लेकर स्वामी अमृतोत्सवानंद की ये यात्रा पूर्णतः राजनीतिक रंग लेने लगी है। तो कहा जा सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह अपने संबोधनों में कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, को डेंट करने का एक प्रयास ये जरूर दिखाई दे रहा है कि आपस में ही किस तरह शंकराचार्य स्वामी आपस में ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से स्वामी अमृतोत्सवानंद पे आरोप लगाने वाले ब्रह्मचारी पे ट्रेन में सिराथू में ट्रेन पे हमला हुआ, उसके बाद से उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सभी विपक्षी दलों की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो 2027 के चुनाव को मद्देनजर बिल्कुल राघवेंद्र, ऐसे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा भी गर्माता नजर आ रहा है जो न सिर्फ राज्य के अंदर फैल रहा है बल्कि पूरे देश में अब सरगर्मियां वो मुद्दा बटोर रहा है। जिस तरीके से बिहार में मौलाना की तरफ से योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे लेकर लगभग 83 से ज्यादा थानों में जो है वो शिकायतें दर्ज की जा चुकी है, तहरीर दी जा चुकी है बीजेपी की तरफ से। लगातार हिंदू संगठन हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता हो, उस मुद्दे को लेकर लगातार एक विशेष समुदाय को घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मामला जो है बेहद गंभीरता से अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रगत, अगर योगी आदित्यनाथ की मां की पर अभद्र टिप्पणी मौलवी द्वारा किया गया तो संत समाज ने सर्वप्रथम बहुत बड़ी नाराजगी दिखाई, और नेटवर्क 10 ने भी उसे अपने श्रोताओं को दिखाया कि किस तरह से संत समाज ने इस मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़ के अपनी बातें रखी और मौलाना को गिरफ्तार करने की वकालत की। इसके अलावा
तमाम हिंदू संगठन जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और या तमाम सोशल वर्कर हैं, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से भी इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। और एक जगह बलरामपुर में जिला अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, वहीं 83 जगह 83 प्लेसेस पे तहरीर दी गई है मौलाना के खिलाफ। और तमाम ऐसे हिंदू संगठन हैं। लखनऊ में भी एक कल बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि उस मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठनों की बार बार ये मांग हो रही है कि जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की मां पे अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मौलाना पे पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला अब गर्माता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की गई है वो भी मैं आके आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार अजहर का रुख करना चाहेंगे, श्रीनगर से लगातार हमारे साथ बने हुए। अजहर, अगर मौसम की बात करें तो जिस तरीके से इस बार जम्मू कश्मीर में मौसम देखा गया है, एक्सपर्ट जो है काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मार्च की शुरुआत में जो तापमान है वो काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है। आने वाले समय को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। हालांकि आईएमडी की ओर से फिलहाल मौसम को लेकर, अपडेट्स को लेकर क्या कुछ बात कही जा रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, लगातार अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से हम इस शिविर में बैठे हैं, जिस यहाँ पे हमने देखा कि कल एक शिविर में जो वीर जवान हैं उन्होंने सबसे पहले जो है रक्तदान का यहाँ पे आयोजित किया, ने यहाँ पे जो है पेश किया। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम देखेंगे कि तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके की टॉपोग्राफी है और इस टॉपोग्राफी के बीच में किस तरीके से जो भारतीय सेना है अपने जो यहाँ पे फराइज है वो अंजाम दे रहे हैं। न कि मेडिकल कैंप्स, बल्कि यहाँ पे फ्री दवाइयाँ भी उन लोगों को है जिनकी यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा अगर हम दूसरे खबरों की अगर बात करें, लगातार श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, इस हवाले से अगर हम बात करें कि जो हमेशा जो सुर्खियों में रहा है, रिसेंटली वहाँ पे कुछ एक प्रदर्शन भी देखे गए कि जम्मू की जो संघर्ष समिति है उनकी जानिब से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लोगों को यहाँ पे सीट मिली। लेकिन उसके बाद में जब जो दिल्ली से जब मेडिकल काउंसिल पहुंची तो उन्होंने फिर इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के बाद में पाया गया कि ये निरीक्षण जो है यहाँ पे फैकल्टी बिल्कुल भी नहीं है और बाकी जितनी भी सुविधा है वो भी यहाँ पे नहीं मिल पाई। तो उसके बाद में इसकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कैंसिल की गई थी। लेकिन एक बार फिर जो है कॉलेज की जानिब से एक बार फिर मेडिकल काउंसिल को एक नोटिफिकेशन, या हम यूँ कहेंगे कि एक एप्लीकेशन दारिज की गई और उसके साथ साथ जो फीस भी है वो जमा की गई है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि वो जो है इस कॉलेज का फिर से निरीक्षण करे और निरीक्षण जो है इसके बाद में 26 और 27 साल 2026 और 27 के लिए ये मेडिकल कॉलेज अब रेडी है और ये मेडिकल कॉलेज में अब छात्रों के लिए अब दोबारा से यहाँ पे जो है एडमिशन। बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों की ओर से, आर्मी की ओर से इस तरीके के मेडिकल कैंप जो है वो आयोजित किए जाते हैं ताकि आम जनता जो है वो भरोसा कर सके और सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे में वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार गैरसैंण का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, अगर कल के बजट की बात कर ले तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट मुख्यमंत्री धामी ने कल पेश किया है। मुख्य केंद्र क्या कुछ इस बजट के रहे, उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जनता के सामने आ रही है? देखिए, अगर बजट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले साल जो 1 लाख करोड़ का बजट जिस तरीके से धामी सरकार ने पेश किया था और इस बार इसमें 10% जो बढ़ोतरी जिस तरीके से की गई, 1,11,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस तरीके से सरकार ने जो फोकस स्वरोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा किया, 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है स्वरोजगार को लेकर जो है वो रखा गया है, जिसमें कहीं पर भी आप जो है जो फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम सारी चीज़ें जो लगा सकती है, जो स्वरोजगार से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उन पर जो है वो काम किया जा सकता है, चाहे वो सोलर पैनल को लेकर हो और जिस तरीके से जो अन्य जो कार्य जो जिस तरीके से जो स्वरोजगार की जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर जिस तरीके से काम किया जा सकता है। नारी सशक्तिकरण को लेकर जो है जिस तरीके से 8,000 करोड़ का बजट जिस तरीके से जो रखा गया है, तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा बजट जो है जिस तरीके से हर साल जो देखने को मिलता है कि जो चिकित्सा शिक्षा है या शिक्षा
चिकित्सा को लेकर जो यहाँ की सबसे बड़ी जो है मूलभूत समस्या है उसको लेकर सबसे ज़्यादा बजट जो है वो रखा गया है। और साथ ही साथ शिक्षा को किस तरीके से विस्तार जो है वो किया जाना चाहिए उस पर जो है बजट जो है वो केंद्रित रखा गया है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि सबको साथ में रखते हुए है जिस तरीके से रोजगार परक और जिसके विकास की गति में तेजी लाने का ये बजट जो है वो रखा गया है। हालांकि विपक्ष इसको पूरी तरीके से निराशाजनक जो है वो बता रहा है। अब आम लोगों को ये देखना होगा कि धरातल पर किस तरीके से इस पर काम होता है, बजट के अनुसार किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से अपने पीठ थपथपा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से बजट में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस पर जो है सरकार ने होमवर्क किया है और उस पर जो है वो काम भी किया जाएगा। बिल्कुल, इस तरीके से बजट सामने आया है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बजट जो है समावेशी है, जनता के हित में है, लेकिन विपक्ष उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां करती है कि आक्रोश विपक्ष में इस बजट को लेकर देखा जा रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे उपेंद्र, एक बार लखनऊ से फिर से जाकर रुख करना चाहेंगे राघवेंद्र का। राघवेंद्र, अगर बात करें योगी जी की माताजी को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, भारी आक्रोश हिंदू संगठनों में देखा जा रहा है, जनता में देखा जा रहा है इस टिप्पणी को लेकर, क्योंकि काफी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है मौलाना की तरफ से। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें या फिर अन्य मौलानाओं की बात करें, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ उनका कहना है? प्रगति राजनीति में जो भी बयान होते हैं वो नफा नुकसान तौल करके किए जाते हैं और यही विपक्ष भी कर रहा है। हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और ये राजनीतिक दल इस मुद्दे पे एक भी बयान नहीं जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक प्रेस रिलीज तक जारी नहीं किया गया है कि हम इसकी निंदा करते हैं या इस तरह की मौलाना की गिरफ्तारी की बात कर लें। इन सारे मुद्दों पे कहा जा सकता है कि लगातार विपक्ष शांत है, तो दूसरी तरफ स्वामी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है। तो राजनीति में यही होता भी है कि नफा नुकसान के हिसाब से बयान जारी किए जाते हैं और समर्थन किया जाता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ के माँ पे जिस तरह की मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर हिंदू संगठनों में, छात्रों में और खास करके संत समाज ने बहुत बड़ी नाराजगी दिखाई। तमाम ऐसे सोशल वर्कर थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कल भी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मौलाना की गिरफ्तारी की बातें बार बार की जाती हैं, लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि मुख्य विपक्षी पार्टियों द्वारा अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री की मां के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से 2 लाइन का निंदा प्रस्ताव भी नहीं आया कि हम इसकी निंदा करते हैं, मौलाना को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के भी बयान जारी नहीं किए, क्योंकि उनको खास वोट बैंक का डर सताता है कि हम अगर मौलाना के खिलाफ बोलेंगे तो हो सकता है कि हम पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी जो वोटर है वो हमसे खिसक न जाए। वोट का जो डर है यही इस तरह के बयान देने से भी उनको पीछे कर रहा है। हालांकि जिस तरह से हिंदू संगठनों ने इस पे आवाज़ उठाई है, विश्वविद्यालय के छात्र जिस तरह से इस पे आवाज़ उठाए हैं, उसको देखकर लगता है कि मौलाना की गिरफ्तारी जल्दी हो भी जाएगी, क्योंकि कल भी यहाँ पे हिंदू संगठनों द्वारा एक बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई। सामने आया है, ऐसे में विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है कि एक मुख्यमंत्री की माता के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना जो है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और विपक्ष को एक अच्छे विपक्ष के नाते जो है खुलकर इसका समर्थन करना चाहिए था कि ये जो बात कही गई है वो बिल्कुल अमर्यादित है, अस्वीकार्य है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।